हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन गीत आपको कौन सा लगता है? अच्छा जो मुझे पसंद है जी। मुझे आज से ज़्यादा सूफी सॉन्ग भी पसंद आते हैं। तो इट्स लाइक ओ रे पिया वाज द लाइन। गीत को अच्छा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा। हिंदुस्तान में हाँ जी। आपको हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन गीत कौन सा लगता है? सबसे बेहतरीन गीत एक तो हमारा जो राष्ट्र के ऊपर गीत चलता है ना, ए वतन के लोगों आंखों में भर लो पानी। आपको हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन गीत कौन सा लगता है? हिंदुस्तान के सबसे अच्छा गीत तो जनगण मन ही है। उसको आप समझ लिए तो आप सब जान लेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब अखबार वाला से। दिल्ली सल्तनत की बात छोड़ दें, दिल्ली में बाहर से आने वाले लोग भी औसतन 60 से 70% लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर नहीं समझते, या राष्ट्रगीत क्या है या राष्ट्रगान क्या है नहीं जानते हैं। यहाँ तक लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में बताने के लिए उन्हें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। लोग यह नहीं जानते हैं कि राष्ट्रगीत को गाने का कितना समय है और राष्ट्रगान के लिए कितना समय है। लोग यह भी नहीं जानते हैं कि भारत में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान किस समय एडॉप्ट किया गया। इंडिया गेट में मैं खड़ा हूं अभी और हमारे पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ औसतन लोगों से जब पूछे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा यहाँ लगने के पहले इस कैनोपी में किसका या किसकी प्रतिमा थी, लोग नहीं जानते हैं। यह दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान में राष्ट्रभक्तों की कमी नहीं है। हर एक गली, हर एक कूची, हर एक सड़क, हर एक मोहल्ले, हर एक जगह राष्ट्रभक्तों की बहुत बड़ी तादाद में होना भी चाहिए। राष्ट्र के प्रति समर्पण और विश्वास होना बहुत जरूरी है किसी भी राष्ट्र के लोगों के लिए। लेकिन यह भी सही है कि आज भारतवर्ष में सैकड़े 60% और 70% लोग यह नहीं जानते हैं कि उनके तिरंगा का आकार क्या है। तिरंगा में जो नीचे की जो पट्टी है, हरी पट्टी किस चीज को बताती है, या फिर बीच की जो पट्टी है या फिर ऊपर की जो पट्टी है वो किस चीज को दर्शाती है, नहीं जानते हैं। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, झंडा लेके सड़क पे, गाड़ी पे, जहां भी अपने घर पे, अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा। यह तिरंगा का एक व्यापारीकरण है। वजह यह है कि एक तिरंगा की कीमत अगर कम से कम 10 रुपया है और भारत के 136 करोड़ आवाम में 25% लोग भी तिरंगा खरीदते हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी को, तो ये 640 करोड़ का व्यापार हो गया। आखिर तिरंगा तो कोई बनेगा, कोई तो बनाएगा। क्योंकि अब हम लोगों के जमाने में स्कूल में शिक्षक बोलते थे कि आपको तिरंगा बना के लाना है। हम सभी घर में कागज पे चिपका के तिरंगा को ले जाते थे। आज तिरंगा बाजार में बिकता है। बहुत लोगों से जब पूछा तो लोग बोलते हैं कि यहाँ तो लोग देश को बेच रहे हैं, तो तिरंगे की बात क्या करते हैं आप। 10 साल पहले सहारा के तरफ से एक दिवस मनाया गया था, भारत भावना दिवस। ये सिर्फ मैं राष्ट्रीय भावना और जो वेदना है उसके बारे में आज की कहानी है। उस भारत भावना दिवस में तकरीबन 1,21,653 सहारा के कर्मचारी भाग लिए थे। यह सहारा की तरफ से यह था कि यह एक इतिहास बनाया जाए। 1,21,653 लोग जनगण मन गाए थे। लेकिन जनगण मन गाने की जो अवधि है, जो समय है, जो समय सीमा भारत के संविधान द्वारा निर्धारित है, उस समय सीमा से कितने आगे। मेरे परिवार के यहाँ उपस्थित प्यारे 1 लाख से ज्यादा साथियों तथा पूरे भारतवर्ष में फैले
4,512 सहारा कार्यालयों में इसी वक्त उपस्थित और भी 10 लाख से ज्यादा प्यारे प्यारे साथियों, सबसे पहले भारत मां की जय, भारत मां की जय, भारत मां की जय। मैं बहुत ही गर्वित हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं कि हम सब अपना प्यारा राष्ट्रीय गान गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ऐसी अविस्मरणीय सुंदर भावना की अनुभूति शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। हम सभी अपने प्यारे प्यारे राष्ट्रीय गान को इतना ज्यादा जोश से और एक शब्द भी ना छूट पाए इतनी तन्मयता से गाएंगे कि सारे भारतीय सुनकर बेहद गर्वित महसूस करेंगे और खुशी से झूम उठेंगे। भारत भावना दिवस यानी कि भारतीय कर्तव्य दिवस, भावना, प्यार, मोहब्बत, सबका मतलब उचित कर्तव्यबोध के साथ कर्तव्यपरायणता राष्ट्रीय कर्तव्य सर्वोपरि है। बस हम सब मिलकर पूर्ण ईमानदारी के साथ समर्पित होकर राष्ट्र की तरक्की कराते रहें तो ही 120 करोड़ भारतीय हर पहलू में तरक्की करते रहेंगे, तो ही हम भारतीयों का जीवन शांति, सुख, सम्मान और संतुष्टि से परिपूर्ण होगा। आइए हम सभी भारतीय आज के ये पावन भारत भावना दिवस में यह शपथ लेवे कि राष्ट्रीय कर्तव्य सबसे पहले है। एक बार हम सब फिर पूरे जोश से, जोश खरोश के साथ ध्वनित करें, भारत मां की, भारत वर्ष की। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सहारा का राष्ट्र के मामले में बहुत अधिक योगदान है। सहारा में जितने कर्मी, लाखों लाख कर्मी वहां काम किए हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता है कि भारत में रेलवे के बाद सहारा ने जितना नियोजन दिया, जितने लोगों के घरों में चूल्हा जलाया, जितने लोगों को पहचान दिया, शायद भारत का कोई भी ऐसा उपक्रम नहीं दे सका। लेकिन 10 साल पहले जिस कदर भारत भावना दिवस मनाकर सहारा के मालिक सुब्रतो राय बहुत ही बृहत और विस्तार स्तर पे इस कार्यक्रम को किया गया था। 1,21,656 लोगों की संख्या बताई गई, यह गूगल और यूट्यूब पे भी है। लेकिन उस जनगण मन को गाने में जो निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय से अधिक समय लेना, यह शायद भारत भावना की बात तो मैं नहीं कर सकता हूं, भावना जागृत हुई या नहीं हुई, लेकिन एक बात पक्का है कि उस जनगण मन का समय के दृष्टिकोण से अपमान जरूर हुआ। लेकिन किसी व्यक्ति ने आज तक इस विषय को उठाया नहीं। राष्ट्रगीत अथवा राष्ट्रगान, जनगण मन हो या फिर वंदे मातरम, इन दोनों को जो निर्धारित समय है या इसका जो एक गाइडलाइंस है सरकार के द्वारा या भारत के संविधान के द्वारा, उसका उल्लंघन करने पे यह सीआरपीसी के धारा 107 और 151 के अधीन दंडनीय अपराध है। लेकिन भारत भावना दिवस में शायद गायन के बावजूद मुझे नहीं लगता कि इस संस्था को या उस समय किसी भी तरह का
कोई भी कानूनी कार्रवाई किया गया हो। आजाद भारत को अभी सिर्फ 76 वर्ष हुए हैं। 1947 में आजादी के बाद 2023, इन 76 वर्षों में भारत के जो लोग हैं उनकी पीढ़ियां हो सकता है कि चौथी या पांचवी पीढ़ियां आ गई है, लेकिन आज की पीढ़ियां शायद जनगण मन को पूरी तरह अच्छी तरह समयबद्ध तरीके से नहीं गा सकता। 2003 में, आज से तकरीबन 10 साल पहले, बीबीसी रेडियो ने एक विश्वव्यापी सर्वे किया था। विश्व के सभी देशों के जो गीत थे उन तमाम गीतों के बारे में सर्वे किया था कि कौन सा गीत विश्व में सबसे ज्यादा लोग सुनते हैं या सबसे अधिक लोग उसे तवज्जो देते हैं। विश्व के करीब 195 देशों का सर्वे किया गया था। इस सर्वे में तकरीबन 7000 गीत आए थे और उन 195 देशों में 7000 गीतों में एक भारतीय गीत भी था जो 1 से 10 संख्या में था और उसका स्थान दूसरा था। वह गीत था वंदे मातरम। आज भारत की पीढ़ी, भारत के युवा पीढ़ी, भारत के लोग भले 76 वर्ष की आजादी ले लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर झंडा, हर घर तिरंगा को खरीदकर अपने घरों पे लटका दें, साइकिल, रिक्शा, गाड़ी सब पे बांध दें, लेकिन यह राष्ट्रभक्ति नहीं कहलाएगा। यह तिरंगा का व्यापार है, क्योंकि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अगर हम नहीं जानते हैं, अगर हमें कंठस्थ नहीं है, उसकी अवधि मुझे पता नहीं है, किसने लिखा यह मालूम नहीं है, तो धिक्कार है। रेहान साहब, आपने कहा कि जनगण मन और जो आजकल के मुकेश या लता मंगेशकर जो पुराने लोग गाना गाए, आपको पता है कि जनगण मन कब बना था और किसने लिखा था? जनगण मन तो मेरे ख्याल से ये बना तो था, मेरे ख्याल से 1932 में, 33 में मेरे ख्याल से। किसने लिखा था जनगण मन? जनगण मन, I'm remembering the name. भारत के संसद में जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, उन तमाम सांसदों से अगर पूछा जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि औसतन 70% सांसदों को यह मालूम नहीं होगा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है। राष्ट्रगीत को किसने लिखा, राष्ट्रगान को किसने लिखा, राष्ट्रगीत को गाने का जो समय सीमा निर्धारित है वह कितना है, राष्ट्रगान को गाने के लिए जो समय सीमा है वह कितना है। ये जो प्रतिनिधि भारत के संसद में या देश के करीब 4700 से अधिक विभिन्न विधानसभाओं में जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, चाहे वो विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, पंचायत में हो, विभिन्न स्थानों पे जो राजनेता हैं, वो तमाम राजनेताओं से अगर पूछा जाए तो शायद राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में वो अंतर नहीं कर पाएंगे। वैसी स्थिति में भारत के लोगों, खास करके जब हम युवा पीढ़ियों के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि युवा पीढ़ी भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक, शैक्षिक विभिन्न व्यवस्थाओं में आज के युवा पीढ़ी बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो गूगल वाले हैं। जब गूगल आया था तो गूगल संज्ञा में था, गूगल को नाउन में माना गया, गूगल एक नाउन है। समय के साथ साथ इन 25 वर्षों में गूगल आज क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। हर एक व्यक्ति गूगल करते हैं। मुझे लगता है जो करोड़ों दिल की धड़कन है, यहाँ इंडिया में नहीं, भारत के अलग देशों में भी, वहाँ से अलग देशों में भी अगर जनगण मन बजता है तो लोगों की एक गूज़ बम्स आ जाते हैं और उनकी एक अलग सा जज्बा और देश के लिए एक अलग सा जुनून
अपने देश के लोगों में तो मिलता है, लेकिन अलग वर्ल्ड में जो भी और लोग हैं वो भी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है जनगण मन से बेस्ट कुछ भी नहीं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों में उतना ही जुनून और सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जनगण मन का क्रेज कभी खत्म होने वाला है। और जो आजकल नए गाने आते हैं 6 महीने 8 महीने चलते हैं, उसके बाद वो पुराने हो जाते हैं, बट ऐसा जनगण मन मुझे लगता है जब से शुरू हुआ है और जब तक ये देश रहेगा तब तक रहेगा। जनगण मन किसने लिखा, आपको मालूम है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये कब गाया गया था पहली बार? पहली बार जो हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। गाने को छोड़ दिए, जनगण मन को कब संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हाँ। कब इसे अडॉप्ट किया था राष्ट्र गीत के रूप में? 1947 समथिंग। मैं पिछले 20 वर्षों से सन 1857 और 1947 के बीच में जो व्यक्ति फांसी पे लटके, जो जेल में मारे गए, जो गोली के शिकार हुए, उनके आज के वंशजों को ढूंढ रहा हूं। मुझे फक्र है कि मैं आज तक 75 वंशजों को ढूंढा हूं। विभिन्न किताबों, अभी तक 6 किताब के माध्यम से 6 वंशजों को नया जीवन दिया हूं। मुझे फक्र है अपने पे। और यही कारण है कि मुझे बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने, जिसके विरुद्ध मैं कहानी किया, जिसके बारे में यह लिखा कि अंग्रेजों ने कैसे भारत को, भारतीयता को, भारत की मिट्टी को नेस्तो नाबूद किया, वह बीबीसी ने मेरे उस कार्य को मेरे ऊपर कहानी की। आज जब लोगों से पूछा कि राष्ट्रगीत किसने लिखा, लोग दांत नहीं फोड़ दिए। लोगों से पूछा कि राष्ट्रगान किसने लिखा, लोग दांत नहीं फोड़ दिए। राष्ट्रगीत कब गाया जाता है, राष्ट्रगान कब गाया जाता है, यह मालूम नहीं है लोगों को। आमतौर पे जब राष्ट्रगीत गाया जाता है, लोग चलते फिरते रहते हैं। लोग राष्ट्रगीत का सम्मान करना भी भूल गए हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज राष्ट्रगीत भी किसी कोने में जाके दुबक गई है। भारत के संपूर्ण सिनेमा जो घर थे, छवि गृह, उनमें सिनेमा समाप्त होने के बाद राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत अलग अलग जगहों पे गाया जाता था। लेकिन लोग, जो दर्शक है, जो सिनेमा देखते हैं, उन्हें सिनेमा देखने के बाद इतना समय नहीं होता कि वो जब राष्ट्रगीत गाया जाए उस समय सिर्फ कुछ सेकंड के लिए खड़े हो जाए। मैं इस कहानी के क्रम में जब लोगों से पूछा, बहुत लड़के लड़कियों से रोक कर पूछा, तो उनका एक ही जवाब था, सॉरी आई डोंट हैव टाइम। अनुराग जी, आप ये बताइए कि आपको हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन गीत कौन सा लगता है? देखिए जी, हिंदुस्तान तो मतलब गीत संगीत से भरा पड़ा है, यहाँ की संस्कृति। लेकिन मेरे दिल के जो सबसे करीब अच्छा लगता है और बहुत ही सम्मान के साथ में सुनना चाहता हूँ, वो है हमारा राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक। आप राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर समझते हैं? जी। तो आपको जनगण मन राष्ट्रगान लगता है? जी, जनगण मन राष्ट्रगान है हमारा। तो फिर राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है? जी। अच्छा, तो जनगण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और वंदे मातरम? वंदे मातरम इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, बस मुझे लगता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी ही लिखे हैं। जी। आनंद मठ से ही आया है। जी, आनंद। और जनगण मन और वंदे मातरम का एडॉप्शन कब हुआ है भारत के संविधान में? माफ कीजिएगा, इसके बारे में नहीं पता। भारतवर्ष का राष्ट्रगान जनगण मन, यह मूल रूप से 11 दिसंबर 1911 को भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचा गया था। मूल गीत था भारतो भाग्यो विधाता, एक ब्रह्म भजन है जिसमें 5 छंद है और केवल पहला छंद है जो राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, इसे सबसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला ने गाया था। जनगण मन गीत के बोल पहली बार बंगाली पत्रिका तत्वबोधिनी के एक अंक में 5 छंदों में प्रकाशित हुए थे। गीत के धुन राग अहिल्या बिलावल में टैगोर ने स्वयं अपने संगीतकार पोते दीनेंद्रनाथ टैगोर की मदद से ब्रह्म भजन के रूप में बनाए थे।
यह गीत पहली बार सार्वजनिक रूप से 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में दूसरे दिन गाया गया था। फिर जनवरी 1912 को आदि ब्रह्म समाज के वार्षिक आयोजन में इसका अनुसरण किया गया। हालांकि यह आदि ब्रह्म समाज पत्रिका तत्वबोधिनी के पाठकों को छोड़कर यह काफी हद तक अज्ञात था। यह कविता जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई, जो टैगोर के तत्कालीन संपादन के साथ ब्रह्म समाज का आधिकारिक प्रकाशन था। यह कहा जाता है कि कलकत्ता के बाहर यह गीत पहली बार 28 फरवरी 1919 को आंध्र प्रदेश के मदन पिल्ले में विंसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज के एक सत्र में गाया गया था। जब टैगोर ने कॉलेज का दौरा किया तो यह गीत गाया। इस गीत ने कॉलेज के छात्रों, कॉलेज के तत्कालीन उप प्रिंसिपल, यूरोपीय संगीत के विशेषज्ञ, आइडिस कवि जेम्स कजिन्स की पत्नी मार्गरेट कजिन्स को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वयं टैगोर द्वारा उपलब्ध कराए गए नोट्स के आधार पर इस गीत को 1919 में श्रीमती मार्गरेट कजिन्स और उनके छात्रों द्वारा आंध्र प्रदेश के मदन पिल्ले में पश्चिमी संकेतन में संरक्षित किया गया था। पूरे प्रकरण को डॉक्टर कजिन्स ने अपनी आत्मकथा वी टुगेदर में दर्ज किया है। मैं जिस स्थान पे हूँ, यह इंडिया गेट का यह परिसर, इस परिसर में आने वाले तमाम लोगों से, लगभग सभी लोगों से मैं आज पूछा जनगण मन के बारे में या वंदे मातरम के बारे में, राष्ट्रगीत के बारे में, राष्ट्रगान के बारे में। बहुत लोग ये कहते हैं कि वो तैयारी करके नहीं आए हैं, इसलिए वो अपना विचार नहीं व्यक्त कर सकते। मैं नहीं समझता हूं कि राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत को कहने के लिए कि यह कौन सा राष्ट्रगीत है और कौन सा राष्ट्रगान, इसमें किसी तैयारी की जरूरत होती है। सूर्यांशी, आप अभी इंडिया गेट पे हैं, कहाँ से आई हैं आप? मैं पटना से आई हूँ, जो बिहार में स्थित है। अच्छा, बिहार में स्थित है पटना। बहुत बड़ी बात, अच्छी बात आप बताएं। ये बताइए कि आपका राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रीय गीत जो है वंदे भारत मातरम है और राष्ट्रगान जन गण मन है। किसने बताया आपको ये बात? पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ाया गया है। राष्ट्रगान को गाने के लिए, जनगण मन को गाने के लिए कितना समय निर्धारित है? 52 सेकेंड। 50 मिनट। कई वर्ष पहले तक भारत में जितने छविगृह हैं, जितने सिनेमा हॉल हैं, उन सिनेमा हॉलों में जनगण मन गाया जाता था। और जब गाया जाता था तो जो दर्शक थे, सिनेमा को देखने वाले, वो सम्मान के साथ खड़े होते थे, क्योंकि जब जनगण मन हम गाएंगे तो हमें खड़ा होना होगा और हमें सावधान अवस्था में रहना होगा। लेकिन जैसे जैसे स्वतंत्रता की अवधि आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती गई, वैसे वैसे जनगण मन के प्रति या वंदे मातरम के प्रति लोगों की जो आस्था है, जो एक समर्पण होना चाहिए, जो एक अनुशासन होना चाहिए, वो खत्म हो गया। यह नहीं कहेंगे कि भारत में राष्ट्रभक्तों की किल्लत है। हर एक व्यक्ति राष्ट्रभक्त है। हर एक व्यक्ति अपने गाल पे या अपने कपड़े पे तिरंगा को लहराते हैं, लेकिन जनगण मन अथवा वंदे मातरम
नहीं जानते हैं। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान में क्या फर्क है नहीं जानते हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भारत के संविधान सभा में या भारत के संविधान के द्वारा कब अनुग्रहित किया गया, कब स्वीकार किया गया, नहीं जानते हैं। यह दुर्भाग्य है। आपको कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है? Actually, sir, the thing is कि there are a lot of songs जो कि like release होते ही रहते हैं, but the thing is अगर कोई हम बात करें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की, तो अगर कोई भी गाना है तो हमेशा ज़्यादा प्रेफरेंस हम राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत को, वंदे मातरम या जनगण मन को ही देते हैं। आपको मालूम है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों के लेखक कौन है? राष्ट्रगीत लाइक जनगण मन के जो है वो तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, और राष्ट्रगान के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी। दोनों का एडॉप्शन कब हुआ था? Towards like Republic Day we celebrate for the same cause. It's 24th January 1950. तो राष्ट्रगान की बात कुछ देर रोक लें। भारत में लोगों को राष्ट्रगीत के बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। राष्ट्रगीत कितने देर में समाप्त किया जाए यह लोग नहीं जानते। हिंदुस्तान के जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उस पे लोग तो आते हैं, घूमते हैं, सेल्फी भी लेते हैं, लेकिन उस पुरातत्व के बारे में शायद जानकारी नहीं के बराबर। मैं इंडिया गेट पे भी बहुत लोगों से पूछा कि राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रगीत को किसने लिखा, राष्ट्रगीत पहली बार कब गाया गया, राष्ट्रगीत को गाने के लिए जो समय सीमा है वो कितना, नहीं लोग बताए। अधिकांश लोग राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फर्क भी नहीं समझ पाते। यह दोष इसलिए नहीं देंगे कि हर एक चीज के लिए स्कूल को या विद्यालय के शिक्षक को दोषी नहीं माना जा सकता है। बहुत मामले में जो घर का एक माहौल है, जो पेरेंटिंग है, जो पेरेंट्स है, वो भी इसका ज्ञान बच्चों को नहीं देते हैं। अन्यथा 76 वर्ष की आजादी में अगर आज 30, 35, 40 वर्ष के लोग यह राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में अंतर नहीं समझ पाए, राष्ट्रगीत को कितने देर में गाते हैं या राष्ट्रगान को कितने देर में समाप्त करना है यह नहीं जानते हैं, तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम सिर्फ तिरंगा को लहराकर, अपने गाल पे चिपकाकर, बटन पे लगाकर अपने को देशभक्त नहीं कह सकते हैं अगर हम राष्ट्रगीत अथवा राष्ट्रगान नहीं जानते। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा से रचित गीत का प्रकाशन 1882 में हुआ था और यह आनंद मठ जो उनकी उपन्यास उसमें अंतर्निहित था। इस उपन्यास में यह गीत भवानंद नामक सन्यासी द्वारा गाया गया था। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाए थे। इस गीत को गाने में 65 सेकंड यानी 1 मिनट 5 सेकंड उन्हें लगा था और जो समय लगा था वही समय निर्धारित किया गया कि 1 मिनट 5 सेकंड का समय वंदे मातरम को समाप्त करने में रखा। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के जो गुमनाम क्रांतिकारी हैं उनके आज के वंशजों को ढूंढने के क्रम में जब कलकत्ता गया था, अभी तक 75 से अधिक वंशजों को ढूंढा हूं और किताबों के माध्यम से 6 वंशजों को नया जीवन भी दिया। तो कलकत्ता प्रवास के दौरान यह कहा गया, जो बंगाल के बुजुर्ग लोग थे उनका यह मानना था कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित यह वंदे मातरम उनकी वेदना का दूसरा रूप है। अगर 1870-80 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा एक गॉड सेव द क्वीन नामक कुछ गीत गाया गया था, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उस अपमान का या उस वेदना का बदला वंदे मातरम के रूप में नहीं होता। बंकिम चंद्र चटर्जी
वंदे मातरम की रचना उसी वेदना के अनुरूप किया था। उन्होंने 1882 में जब आनंद मठ नामक बंगला उपन्यास लिखा, तब मातृभूमि के प्रेम से ओतप्रोत इस गीत को भी उसमें शामिल किया गया। यह उपन्यास अंग्रेजी शासक, जमींदारों के शोषण व प्राकृतिक प्रकोप, अकाल में मर रही जनता को जागृत करने हेतु अचानक उठ खड़े हुए सन्यासी के विद्रोह पर आधारित था। इस तथ्यात्मक इतिहास का उल्लेख बंकिम बाबू ने आनंद मठ के 3रे संस्करण में स्वयं कर लिखा भी है। स्वाधीनता संग्राम के जो आज भी क्रांतिकारी के वंशज जीवित हैं, उन तमाम लोगों के, उन तमाम परिवारों के लोगों के कहना है कि जिस समय यह क्रांति चल रही थी, तो वंदे मातरम उन लोगों के मुख पे एक क्रांति का एक बिगुल था। वंदे मातरम करके सभी लोग क्रांति में जुड़ गए थे। बंगाल में चले स्वाधीनता आंदोलन के दौरान विभिन्न रैलियों में जोश भरने के लिए इस गीत को गाया जाने लगा। धीरे धीरे यह गीत लोगों में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। ब्रिटिश सरकार इसकी लोकप्रियता से भयाक्रांत हो उठी थी और उसने इस पर प्रतिबंध लगाने के विचार करना शुरू कर दिया था। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को गाया था। 5 साल बाद यानी 1901 में कलकत्ता में हुए एक अधिवेशन में चरण दास ने पुनः इस गीत को गाया। 1905 में बनारस अधिवेशन में इस गीत को सरला देवी चौधरानी ने स्वर दिया था। क्रांतिकारियों के परिवारों का कहना है कि लाला लाजपत राय ने लाहौर से जिस जर्नल का प्रकाशन शुरू किया था, उसका नाम दिया था वंदे मातरम। अंग्रेजों की गोली के शिकार बनकर दम तोड़ने वाली आजादी के दीवानी मातंगनी हाजरा के जुबान पे भी आखिरी शब्द वंदे मातरम ही था। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जब जर्मनी में स्टुअर्ट में तिरंगा फहराया था, उस मध्य में वंदे मातरम लिखा हुआ था। आर्य प्रिंटिंग प्रेस लाहौर, भारतीय प्रेस देहरादून ने 1929 में प्रकाशित काकोरी कांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिबंधित पुस्तक क्रांति गीतांजलि में पहला गीत मातृवंदना वंदे मातरम से ही है। पंद्रह अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने संबंधी वक्तव्य में जो पढ़ा था, उन शब्दों को डॉक्टर प्रसाद का संविधान सभा में दिया गया यह वक्तव्य था कि शब्दों व संगीत की वह रचना जिसे जनगण मन से संबोधित किया जाता है, भारत का राष्ट्रगान है। बदलाव के ऐसे विषय अवसर आने पर सरकार अधिकृत करे और वंदे मातरम गान, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, को जनगण मन के समकक्ष सम्मान व पद मिले। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से इसका स्वागत किया और उन्होंने फिर कहा कि मैं आशा करता हूं कि यह सदस्यों को संतुष्ट करेगा। यह उद्धृत है भारत के संविधान परिषद द्वादश खंड 24/1/1950।